एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग नेवर हार्म्स में। जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ, जिसमें हमने कर लिया था कि व्हाट इज मैथ, मैथ किसे कहते हैं, हमने इसकी इम्पोर्टेंस देख ली थी, डिफरेंस देख लिया था और टाइप्स देख लिया था। और हम कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ मैथ। कंपोनेंट्स ऑफ मैथ में हमने डिस्टेंस कर रहे थे हम, और डिस्टेंस हमारा हो चुका था। और डिस्टेंस में अब हम आज करने वाले थे पैमाना। तो आज हम का अपना टॉपिक शुरू करेंगे पैमाना से। तो आपको डिस्टेंस मैंने बता दिया, दो चीजों के बीच में जो दूरी होती है वो होती है डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस जो रियल में है वही हम मैप पर भी शो करें, उसको हम कहते हैं स्केल। ठीक है, तो जो स्केल होता है उसको हम क्या कहते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के, स्मॉल स्केल मैथ एंड लार्ज स्केल मैथ। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ स्केल क्या है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए। ठीक है, मैं फिर से मेरे स्कूल और घर का ही डिफरेंस का ही एग्जांपल लूंगी। ठीक है, ये हो गया मेरा स्कूल, ठीक है, ये हो गया मेरा होम। इनके बीच में असल में कितना डिफरेंस है, 15 किलोमीटर का। ठीक है, मैंने मैप पर दिखाना है। ठीक है, ये हो गया मैप, ये है मेरा घर, ये है मेरा स्कूल। ठीक है, तो इनके बीच में कितनी दूरी है वो मैं कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि 15 किलोमीटर मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकती, तो मैं यहाँ पर साइड पर लिख दूंगी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। तो इन दोनों के बीच में मैं कितनी दूरी रखूंगी, 3 सेंटीमीटर का रखूंगी। ठीक है, 3 सेंटीमीटर का। तो जब कोई इस मैप को देखेगा वो देखेगा कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में कितना डिफरेंस है, 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है ये। ठीक है, कितने का, 3 सेंटीमीटर का। तो उसको पता चल जाएगा कि जब 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर जो है वो 5 किलोमीटर, यहाँ पे 15 नहीं, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 है, 1 मिनट, 5। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्या है, 5 किलोमीटर को दिखाएगा। तो 3 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 15 किलोमीटर। इसका मतलब इसके और इसके बीच में एक्चुअल डिफरेंस 15 किलोमीटर का है। तो इसको हम कहते हैं, जो असल में था वही मैंने यहाँ पर भी दो बिंदुओं के बीच में दिखा दिया, तो उसको हम कहेंगे पैमाना, यानी कि स्केल। स्केल हमारे दो टाइप्स के हैं, स्मॉल स्केल में, लार्ज स्केल में। तो हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। स्मॉल स्केल में क्या होता है, when large areas like continents, countries are to be shown on a paper, then we use a small scale map। मतलब कि जब बड़े एरिया को, जैसे कॉन्टिनेंट्स को, हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसको जब हम मैप पर दिखाते हैं, या फिर हमारी कंट्रीज, हर पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है उसको दिखाते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल स्केल मैप यूज करते हैं। ठीक है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भाग जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। अब 5 सेंटीमीटर जो है, 5 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 500 किलोमीटर। अब 5 सेंटीमीटर में अगर हम 500 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो ये क्या होगा, हमारा 500 किलोमीटर बहुत बड़ा एरिया होता है, जिसको हम सिर्फ 5 सेंटीमीटर पे ही दिखा दिया हमने। तो ये क्या है, ये है हमारा स्मॉल स्केल मैप। बहुत बड़े एरिया को हमने छोटे से सेंटीमीटर में दिखा दिया। ये क्या है, ये है हमारा लार्ज स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप सच। क्यों, क्योंकि इसमें हमने सारे कॉन्टिनेंट्स दिखा दिया। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सारे कॉन्टिनेंट्स हमने दिखाए हैं। तो ये क्या है, हमारा स्मॉल स्केल मैप है, क्योंकि इसमें हमने पूरी दुनिया को एक छोटे से कागज में समेट दिया। ठीक है, अब इतना सा ही हमारा कागज है। ठीक है, मान लीजिए इतना सा साइज हमारे पेपर का। अब ये पेपर इतना ही रहेगा, उसमें अब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन डालोगे उतनी ही छोटी छोटी चीजें हमें दिखानी पड़ेंगी। ठीक है, इस तरह क्या होगा, जितना लार्ज एरिया होगा उसको हम उतना ही छोटा मैप पर दिखाएंगे, उसको हम कहेंगे स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, अब अगेन ये हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया का मैप है हमारा। ठीक है, इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 कितनी ही कंट्रीज हैं। आप चाहे 15 कंट्रीज हों, चाहे 20 कंट्रीज हों, आप इतने से छोटे से पेपर पे दिखा रहे हो उन कंट्रीज को, तो उसके लिए भी हम बहुत छोटी सी डिस्टेंस यूज करेंगे। ठीक है,
बहुत छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन देके, तो वो भी क्या होगा, हमारा स्मॉल स्केल मैप होगा। ठीक है, तो इस तरह जब भी हम बड़े एरियाज को दिखाते हैं मैप के ऊपर, या बहुत सारी कंट्रीज को मैप के ऊपर दिखाते हैं, तो वो हमारा स्मॉल स्केल मैप होता है। अब हम देखें लार्ज स्केल मैप, तो लार्ज स्केल मैप क्या होता है, व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और टाउन इज टू बी शोन ऑन अ पेपर, देन वी यूज अ लार्ज स्केल that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground. It is called large scale map. ठीक है, तो small scale map क्या होता है, जब हम बहुत बड़े एरिया में, जैसे इतना बड़ा हम एक ये मैप हो गया, दूसरा मैप भी इतना ही बड़ा है। ठीक है, इसमें हम बहुत सारी कंट्रीज दिखा रहे हैं, 15-20 कंट्रीज दिखा दी, तो उनके लिए हमें बहुत छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरफ ये एक मैप है जिसमें हमने सिर्फ एक विलेज के बारे में बताया, तो उस विलेज में क्या क्या है, यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर बस स्टैंड है, यहाँ पर खेल का मैदान है, यहाँ पे लोग एक्सरसाइज करने आते हैं, पार्क है, यहाँ पे लोग रहते हैं। तो उस विलेज के बारे में हमने काफी इंफॉर्मेशन दिखा दी, क्योंकि हमारे पास पेपर का साइज तो सेम ही था, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एक विलेज के बारे में बताना था, यहाँ पे हमने इतनी सारी कंट्रीज के बारे में बताना था, तो इसमें हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो जब हम ऐसे मैप जिसमें हम सिर्फ जिसमें हम विलेज के बारे में दिखाते हैं या फिर एक छोटे से इलाके के बारे में शो करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा लार्ज स्केल मैप होता है। लार्ज स्केल क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या कहते हैं, आप मान लीजिए 1 सेंटीमीटर होगा 100 मीटर के बराबर। ठीक है, जब हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो 100 मीटर दिखाएगा इस मैप में, समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। वहीं पे जब हम स्मॉल स्केल मैप की बात करते हैं, तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का मतलब होगा 1000। ठीक है, 1000 यहाँ पे मान लीजिए 1000 किलोमीटर। ठीक है, ये यहाँ पे कहाँ सिर्फ मीटर दिखा रहा है, 1 सेंटीमीटर 100 मीटर के बराबर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर 1000 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो इसमें कितना सारा डिफरेंस हमने 1 सेंटीमीटर में कवर कर दिया, तो ये क्या होगा, हमारा स्मॉल स्केल मैप हो जाएगा। और एक तरफ ये है कि हमने 1 सेंटीमीटर में सिर्फ 100 मीटर ही दिखाया, बहुत कम डिफरेंस दिखाया 100 मीटर का 1 सेंटीमीटर में, मतलब हमने क्या किया, एरिया को लार्ज दिखा दिया। ठीक है, हम एरिया को बड़ा दिखा सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एरिया को छोटा छोटा दिखाया, यहाँ पर हमने बड़ा बड़ा दिखाया, तो इसको हम क्या कहेंगे, लार्ज स्केल मैप कहेंगे। जब हम किसी विलेज वगैरह के बारे में बात करते हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप। इस तरह लार्ज स्केल मैप क्या होता है, जब हम किसी एक गांव या शहर को मैप पर दिखाते हैं, तो उसके लिए हम जो मैप यूज करते हैं उसको हम कहते हैं लार्ज स्केल मैप, क्योंकि उस गांव के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसको लार्ज स्केल मैप कह देते हैं। हमने मैप के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डिस्टेंस देख लिया, स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप देख लिया। ठीक है, अब हम सेकंड कंपोनेंट डायरेक्शन के बारे में देखेंगे। डायरेक्शन क्या होता है, हमें पता है डायरेक्शन, नॉर्मली सबको पता क्या होता है। तो जनरली क्या है, जब हम कोई मैप यूज करते हैं, तो मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर, दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। अब जब हम कोई मैप यूज करते हैं, ठीक है, तो उसके क्या राइट साइड पे और राइट ऊपर साइड पे आप एक मार्क देखेंगे। ठीक है, नीडल साइड बना होगा जिसपे एन लेटर लिखा होगा। तो आपको ये देखिए, ये मैप दिखाया गया है, ये मैंने हाफ कर दिया ताकि आपको नॉर्थ डायरेक्शन का जो सिंबल होता है वो दिखाई दे सके। तो ये है आपका सिंबल। ठीक है, ये आप छोटा होने के कारण आपको एन प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एन बना हुआ है। तो एन बना है और इसका निशान कैसा है, ऐसा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमारा ऊपर की साइड पे है। ठीक है, ऊपर की साइड पे नॉर्थ डायरेक्शन है। अब हमें पता चल गया कि ऊपर की साइड नॉर्थ है, तो नॉर्थ के ऑपोजिट नीचे साइड पे क्या होता है, साउथ डायरेक्शन होता है। नॉर्थ के राइट साइड पे कौन सा डायरेक्शन होता है, ईस्ट होता है। ठीक है, और दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे कौन सा डायरेक्शन होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, जब हमें एक डायरेक्शन के बारे में पता चल गया कि ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है, तो हमें ईस्ट, वेस्ट और साउथ बाकी डायरेक्शंस के बारे में भी पता चल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे डायरेक्शन हो गए।
दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन। इसको हम नॉर्थ लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपको पता चल गया कि ऊपर की साइड नॉर्थ है, तो हमें पता है नीचे की साइड पे क्या होता है, साउथ होता है, और राइट साइड पे ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड पे वेस्ट होता है। तो हम बाकी डायरेक्शंस को भी पता कर सकते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अधिकतर मानचित्रों के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ऊ का मतलब उत्तर लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो बाकी दिशाओं को भी घूम सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं? एक होता है कार्डिनल डायरेक्शन, जिसको हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। दूसरा होता है इंटरमीडिएट डायरेक्शन, जिसको हम बीच की 4 दिशाएं कहते हैं। हम पहले देखते हैं कि कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी होती है। तो कार्डिनल डायरेक्शन कौन सी हैं? 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। जो मेन 4 दिशाएं होती हैं, कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, उसको हम क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु, यानी कि कार्डिनल डायरेक्शन। जैसे कि नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये चारों हमारी कौन सी है? ये चारों हमारी डायरेक्शन हैं कार्डिनल डायरेक्शन। दूसरी टाइप कौन सी होती है? इंटरमीडिएट डायरेक्शन। अब इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन सी होती है? जो ये नॉर्थ मेन डायरेक्शन थी ना, जैसे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इनके बीच से जो डायरेक्शंस निकलती हैं ये वाली, उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ठीक है, तभी इनके बीच की 4 दिशाएं, यानी कि बीच की। अब ये मेन आपको याद रखना है, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, अब नॉर्थ के ईस्ट में है तो हम क्या कह देंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ के वेस्ट में है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरह साउथ के ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ के वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कौन कौन सी डायरेक्शंस होती हैं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, साउथ और ईस्ट के बीच में है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ और वेस्ट के बीच में है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसको कभी भी आप ऐसे नहीं बोलोगे ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, ऐसे नहीं बोलना, हमने क्या बोलना? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इसी तरह साउथ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, हमने पहले कौन से अक्षर बोलने? एन और एस ही बोलना है। ठीक है, तो इस तरह से आप मेन 4 दिशाएं कौन कौन सी याद रखेंगे? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच की 4 दिशाएं, ये होते हैं हमारे इंटरमीडिएट। अब आपको डायरेक्शंस के बारे में पता चल गया। अब समझिए आपकी ये शॉप है और शॉप के मुकाबले जो स्कूल है वो कहाँ पे है। तो आपको सिंपल दिख रहा है कि आपकी शॉप यहाँ पर है, आपको इधर जाना पड़ेगा, मतलब ईस्ट में जाना पड़ेगा। तो स्कूल कहाँ पे है? ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि इस शॉप के मुकाबले जो प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड वो कहाँ पर है, तो आपको पता है पहले आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ये है हमारा ईस्ट, ये है हमारा नॉर्थ, ठीक है, और ये है हमारा वेस्ट। तो आप क्या कहेंगे? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा प्लेग्राउंड है, तो आप क्या कहेंगे कि प्लेग्राउंड कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। इसी तरह अगर कोई आपसे कहेगी कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? पोस्ट ऑफिस हमारा कहाँ है? नॉर्थ में है हमारा पोस्ट ऑफिस। अगर आप हम शॉप के मुकाबले देखते हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारी डायरेक्शन है हमें मदद करती हैं किसी भी जगह को फाइंड आउट करने में, किसी लोकेशन को बहुत ही बारीकी से समझाती है, जिससे हम एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। हम डायरेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसी से संबंधित है कंपास। तो अब ये कंपास क्या होता है? We can find out the direction of a place with the help of compass। कहते हैं हम किसी भी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कंपास की हेल्प से। तो कंपास किस तरह हेल्प करता है किसी भी दिशा को ढूंढने में? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन। ये क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है जिससे हम मेन डायरेक्शन कौन से होते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये मेन डायरेक्शन होते हैं। तो कंपास
इसकी हेल्प से हम इन डायरेक्शंस को पता कर सकते हैं। इट्स मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसमें एक ये जो कंपास होता है इसमें एक नीडल लगी हुई होती है, एक सुई होती है जो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर ही पॉइंट करती है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कंपास कैसा होता है। तो ये है हमारा कंपास। अब कंपास की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास तो मोबाइल है, हम जीपीएस से पता कर सकते हैं डायरेक्शंस के बारे में। ठीक है, पर सोचिए आपके पास मोबाइल नहीं है और रात होगी, आप सूरज की हेल्प भी नहीं ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप यूज कर सकते हैं ये कंपास। तो ये कंपास क्या है, ये जो आपको सुई दिख रही है इसमें ये मैग्नेटिक सुई होती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक होने की वजह से ये क्या है, साउथ की ओर नॉर्थ की ओर अट्रैक्ट होती है। ठीक है, नॉर्थ की ओर खींचती है। इसी वजह से ये जो पॉइंट हमेशा किस डायरेक्शन में करेंगी, नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। जब हमें पता चल गया कि ये सुई चाहे जिस डायरेक्शन में होगी वो खड़ी होगी सीधा नॉर्थ डायरेक्शन। इधर भी अगर नॉर्थ इधर होगा तो इधर खड़ी हो जाएगी सुई, अगर नॉर्थ नीचे होगा तो नीचे पॉइंट करेगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन किस तरह है। अगर हमें पता चल गया नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है तो हम बाकी डायरेक्शंस का पता लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अगर नॉर्थ इधर है तो ईस्ट इधर होगा, वेस्ट इधर होगा और साउथ इधर होगा। तो हमें सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन पता होने की वजह से हमने बाकी डायरेक्शंस पता कर ली। तो इसी अंतर को हम क्या कहते हैं, इसी अंतर को हम कहते हैं कंपास। हमने कंपोनेंट्स यानी घटक में पढ़ लिया डिस्टेंस के बारे में, डायरेक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे सिंबल्स यानी कि प्रतीक क्या होता है उसके बारे में। अब हमारा थर्ड कंपोनेंट कौन सा है, वो है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होता है कि किसी भी मैप के ऊपर किसी भी चीज का, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइंस और बेल, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको मैप पे एज इट इज दिखा पाना मुश्किल होता है। तो इन चीजों को दिखाने के लिए हम कुछ साइंस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं सिंबल्स। ठीक है, तो क्या है सिंबल्स, क्या है, किसी भी मानचित्र के वास्तविक आकार एवं प्रकार जैसे कि वृक्ष, पुल, सड़क आदि को दर्शाना संभव नहीं है, क्योंकि इसको बिल्कुल जैसा वो है वैसे ही बना पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो फिर मैप बनाने में बहुत समय लग जाएगा। इससे बचने के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, रंगों, छायाओं, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्रिज दिखाने के लिए, बिल्डिंग दिखाने के लिए हम अलग अलग या तो सिंबल्स यूज कर लेते हैं या फिर कलर यूज कर लेते हैं। कोई हमने ब्राउन कलर यूज कर लिया या येलो कलर यूज कर लिया या फिर कोई लेटर यूज कर लिया, जैसे कि पोस्ट ऑफिस दिखाने के लिए हम PO लिख देते हैं, तो इस तरह के लेटर्स यूज कर लेते हैं। या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम उन जगहों को दिखाने के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं सिंबल। अब जैसे कि आप इस देखिए इस मैप में ये जो लाइंस बनी हुई है ये क्या दिखा रही हैं, ये दिखा रही है माउंटेन, हिल्स। ठीक है, अब अगर हम पहाड़ बनाने बैठेंगे कि पहाड़ ऐसा होता है तो कितना समय लग सकता था इसे बनाने में। इसकी जगह हमने क्या यूज कर लिया, इस तरह की लाइंस। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है वो हमने दिखा दिया कि वो माउंटेन है, ये एक तरह का सिंबल हो गया। ठीक है, इसी तरह जो ये डार्क येलो एरिया दिख रहा है ये सब जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर में, ये अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पर हो गया, ये सब क्या है, ये माउंटेन रीजन्स है, वो जगह जहाँ पे माउंटेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये कलर यूज कर लिया, ब्राउन कलर। और इसी तरह प्लेट्यूज दिखाने के लिए हमने जो लाइट येलो कलर है ये वाले, इसको यूज कर लिया प्लेट्यूज दिखाने के लिए। प्लेट्यूज मतलब पठार, मैंने आपको बताया था जो इस तरह से पहाड़ होते हैं ऊपर जो प्लेट होते हैं उसको कहते हैं प्लेट्यू। तो इसके लिए हमने येलो कलर यूज कर लिया। इसी तरह प्लेन रीजन जो समतल जगह होती है जहाँ पे ज्यादातर लोग रहना पसंद करते हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पंजाब हरियाणा वाली साइड हो गया और गुजरात राजस्थान वाली साइड से जो एरियाज होते हैं वो हो गए हमारे प्लेन रीजन। तो उसके लिए हमने ये कलर यूज कर लिया ग्रीन टाइप। तो इस तरह से हम अलग अलग कलर्स यूज करते हैं, अलग अलग सिंबल्स यूज करते हैं। ये जो आपको नीले नीली ये दिख रही हैं लाइनें थोड़ी सी नीले रंग की, वो हो गई वाटर्स। तो पानी दिखाने के लिए हमने ये नीला कलर यूज कर लिया जो इस तरह से जा रही है। तो ये सब क्या है, एक तरह की सिंबल्स ही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिंबल्स। हमने सिंबल्स देख लिए कि क्या होता है। अब हम देखेंगे कन्वेंशनल सिंबल्स कि रूढ़ प्रतीक क्या होते हैं। अब देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ सिंबल्स
द सिंबल्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। अब ऐसे सिंबल्स जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट के ऊपर बनाए जाते हैं, मतलब कि बहुत सारे देश आपस में सहमति करते हैं कि एक सिंबल सिलेक्ट किया जाता है किसी एक चीज को दिखाने के लिए, जैसे कि पीओ हो गया, ठीक है। अब ये पीओ चाहे इंडिया में हो, आप पाकिस्तान चले जाओ, आप अमेरिका चले जाओ, आप रूस चले जाओ, चाहे जिस भी कंट्री में चले जाओ, अगर मैप पे कहीं भी आपको पीओ लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वो क्या है, वो पोस्ट ऑफिस को दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के सिंबल्स जो पूरे वर्ल्ड में सेम ही चीज को दर्शाते हैं, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। अब अगर आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ की आपको भाषा नहीं आती, ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिए कन्वेंशनल सिंबल्स बहुत ही उपयोगी होते हैं। जैसे आप वहाँ पे गए, आपको पूछना है कि मुझे जाना है हॉस्पिटल, अब आपको उनकी भाषा नहीं आती, आप पूछ नहीं सकते, ना ही वो आपसे कुछ पूछ सकते, क्योंकि आपको उनकी भाषा नहीं आती, उनको आपकी भाषा नहीं आती। तो ऐसे में क्या है, आपके पास अगर एक मैप है जिसमें उस जगह का सब कुछ दिया हुआ है कि हॉस्पिटल कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, पार्क कहाँ है, और आपको मैप पढ़ना आता है, तो आपको किसी भी भाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर चीज आपको इन सिंबल्स के जरिए समझ में आ जाएगा और आप वहाँ पर जो भी जिस काम के लिए गए वो काम आप पूरा कर सकते हैं। तो इस चीज के लिए मैप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक बार आपने मैप पढ़ना सीख लिया तो आपको किसी भी भाषा की जरूरत नहीं है कहीं पे भी जाने के लिए, आप खुद से कोई भी जगह ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं। तो इस तरह से मानचित्र की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, मतलब कि पूरे विश्व में वही प्रचलित होती है जिसे सब आसानी से समझ सकते हैं, और इसको पढ़ना बहुत ही आसान होता है। एक बार आपको पता लग जाए तो आप इसको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। और इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, मतलब पूरे देश में, पूरी दुनिया में इसके लिए सहमति होती है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रूढ़ प्रतीक, यानी कि कन्वेंशनल सिंबल्स। अब कुछ कन्वेंशनल सिंबल्स यहाँ पे आपको इसमें दिखाया गया है। कन्वेंशनल सिंबल्स बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ जैसे इम्पोर्टेंट दिखा दिए गए हैं, जैसे कि रेलवे लाइंस। तो आपको कहीं पे भी इस तरह से अगर आपको दिखेगा तो उसका क्या होता है, ब्रॉड गाज, या कि जो चौड़ी सड़कें होती है ना वो। उसके बाद ये वाली, ये आपका रेलवे लाइंस दिखा रहा है, ठीक है। ये सिंबल आपको रेलवे स्टेशन बताएगा। इसी तरह जो ये है, ये आपको दिखाएंगी जो पक्की सड़कें होती हैं, मेटल पक्की सड़कें। इस तरह के सिंबल्स आपको दिखाएंगे कि कच्ची सड़कें हैं। तो ये सारी पूरी दुनिया में ये सेम ही चलता रहता है, ठीक है। इसी तरह बाउंड्री होगी, जो इस तरह से अगर आप मैप पे बाउंड्री देखेंगे तो वो इंटरनेशनल बाउंड्री होती है, जो दो देशों की सीमाओं को निर्धारित करती है, ठीक है। जो ये बाउंड्री होगी वो एक देश में जो अलग अलग राज्य होते हैं, जैसे कि हमारे इंडिया में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी स्टेट्स को जो लाइंस अलग करती हैं, जो बॉर्डर अलग करती हैं, वो इस तरह से होंगी कुछ, ठीक है। और जो हम इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इन कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर होती है उसको हम इस तरह से दिखाते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट, जैसे कि अब मैं अगर सिर्फ पंजाब की बात लूँ तो पंजाब में जैसे लुधियाना, बठिंडा, अमृतसर, चंडीगढ़, ये सब होंगी, तो इसको हम किससे दिखाएंगे, इस वाली लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट्स को दिखाती हैं, किसी स्टेट के अंदर जो जिले बने हुए हैं उनको दिखाती हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी, ये भी पूरी दुनिया में सेम ही है। इसी तरह वेल को हम इस तरह दिखाते हैं, ये हमारा टैंक हो गया। कैनल हम इस तरह दिखाते हैं, ब्रिज इस तरह दिखाते हैं। तो ये सारी सिंबल्स हो गए। पोस्ट ऑफिस के लिए हम पीओ लिख देते हैं। पोस्ट एंड टेलीफोन ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस के लिए हम पीटीओ लिखते हैं। रेलवे और पुलिस स्टेशन के लिए हम पीएस लिख देते हैं, ये भी सेम होता है, ये भी एक कन्वेंशनल सिंबल है। इसी तरह ये क्या है, ये चर्च का सिंबल है, मॉस्क का सिंबल हो गया, ये चर्च का है सच। और ये हमारा छतरी हो गया, ये हमारा टेम्पल का सिंबल है, ये चर्च का है। और ये हमारा मस्जिद हो गया। तो ये सिंबल्स बने होंगे जहाँ पे हमें पता लग जाएगा कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पर चर्च है। ये कहीं पे ट्रीज होंगी तो इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा। घास यानी कि ग्रास होगा तो इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा। ये आपका ग्रेव यार्ड, जहाँ पे मुर्दों को जलाया जाता है, यानी कि शमशान घाट हो गया।
ये इस तरह का सिंबल आपको दिखाएगा, सेटलमेंट जहाँ पे लोग रहते हैं। तो ये कुछ है कन्वेंशनल सिंबल्स, जिसको अगर आप मैप पे देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज कहाँ पे रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे हॉस्पिटल है, कहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, कहाँ पे मंदिर है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ पे चर्च है। तो ये इन सिंबल्स को देख कर ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, अब आप नीचे लाइन पढ़िए, वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज। अब हम सेम ही चीज के लिए अलग अलग कलर्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडीज। ठीक है, वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्लू कलर यूज करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा होगा, ये वाटर बॉडी था, इसको हमने ब्लू कलर में दिखाया। ब्राउन फॉर माउंटेन, येलो फॉर प्लेट्यूज। ठीक है, कहीं पे भी ब्राउन कलर से बना होगा तो क्या होगा, माउंटेन को दिखाएगा, पहाड़ों को दिखाएगा। ठीक है, प्लेट्यू जो होगा हमारा इस तरह से, वो होगा हमारा येलो कलर में। एंड ग्रीन इज यूज फॉर प्लेन्स, और जो समतल एरिया होगा उसको हम ग्रीन कलर से दिखाएंगे। तो ये कुछ कलर्स हैं जो कि कन्वेंशनल है। अब समझ लीजिए आपको ये नक्शा दे दिया गया है और आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है, आप कैसे पता लगाएंगे। अब आप इस नक्शे को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये एरो दिया है, मतलब ये क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन किधर है, इस साइड पर है। अब आपको पता है पीटीओ का क्या मतलब है। ठीक है, आप उसके बारे में पता लगा सकते हैं। उसके बाद इसका मतलब आपको पता है कि चर्च यहाँ पर है, आपको पता लग गया चर्च जाने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, आपको साउथ में आना होगा। उसके बाद साउथ के बाद इस ओर जाना होगा, पता है आपको ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो इसी तरह आपको पता है आरएस का क्या मतलब होता है, ये आपको पता है हमारा मस्जिद हो गया, ये हो गया हमारा मंदिर। ठीक है, और ये जो बने हुए हैं आपको इस तरह से, इस शेप में आपको ये डार्क कलर में दिख रहा है, ये कलर है मे बी कलर मुझे कंफर्म नहीं है, रेडिश टाइप है। तो आप ये इसका मतलब होता है कि यहाँ पे लोग रहते हैं, बस्ती है यहाँ पे कोई। ठीक है, ये आपको दिख रहा है टैंक हो गया, वाटर टैंक हो गया। ये जो आपको ट्रीज दिख रही है इस तरह से बनी हुई, ये है हमारा छतरी। ठीक है, ये क्या है ये हमारी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे हमारा रेलवे स्टेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इन सिंबल्स को देखकर ही आपको सब कुछ पता लग गया। ये हमारा ब्लू कलर में रिवर दिखाया गया है, तो इन सबको देखकर ही ये हमारा स्कूल हो गया। तो सिंबल्स देखकर ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि मुझे अगर मस्जिद जाना है तो मुझे कहाँ जाना है, मुझे मंदिर जाना है तो किधर जाना है, मुझे रेलवे स्टेशन जाने के लिए किधर जाना होगा, मुझे स्कूल जाने के लिए किधर जाना होगा। तो आपको मैप देखकर ही पता चल के आपको किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इम्पोर्टेंस होता है सिंबल्स का। तो हमने तीनों इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, जो डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं स्केच। स्केच क्या होता है? स्केच क्या होता है? अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, नॉट टू स्केल। तो स्केच क्या होता है? जो हम सिर्फ हमारे माइंड में होता है कि हमने किधर जाना है, किधर नहीं जाना है, इसको हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ड्रॉ नहीं करते। जैसे हम मैप के ऊपर बिल्कुल जो चीज जहाँ पर है, जिस डायरेक्शन में है, बिल्कुल उसी तरह दिखाते हैं। तो स्केच में ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, आपको जाना है स्कूल। ठीक है, आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि मैं स्कूल कैसे जाऊँ। आपके फ्रेंड ने क्या कहा, तुम यहाँ पर हो, तुम सीधे चले जाओ, उसके बाद तुम सीधे जाकर लेफ्ट ले लो, लेफ्ट जाने के बाद अगेन तुम अपने राइट पे चले जाओ और फिर आपको स्कूल मिल जाएगा। अब आपने इसमें डिस्टेंस नहीं देखा कि आपको सीधा कितना जाना है। आपका डिस्टेंस सीधा जाने वाला कम भी हो सकता है और थोड़ा इतना भी हो सकता है और इतना भी हो सकता है। आपने जब टर्न किया था तो इतना भी हो सकता था, इतना भी हो सकता था। आपने प्रॉपर स्केल नहीं किया कि सीधा मुझे बस इतना ही जाना है, इससे ना कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए, इधर इतना ही जाना है, ना इससे कम होना चाहिए ना इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम नहीं देखते। तो जब ये सब कुछ देखे बिना ही हम क्या करते हैं, हम किसी जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्केच। जो हमने बस दिमाग में सोचा कि कोई जगह कहाँ है और वहाँ पे हम चलेंगे, उसको हम कहते हैं स्केच। ठीक है,
रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। मतलब हमें याद है कि कोई चीज कहाँ है, हमने उसका अपने आप ही मैप बना लिया कि हमने किधर किधर को मुड़ना है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। हम इसको यूज कर लेते हैं कि हम यहाँ है तो हमने स्कूल जाना है तो किधर जाना है, अगर हम यहाँ है तो हम स्कूल जाएंगे तो किधर से जाएंगे। बस उस बेसिस पे हम इसको देख लेते हैं कि हमने किस तरह से स्केच तैयार करना है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते में की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड ने जनरली बता दिया कि मेरे घर जाने के लिए आप पहले लेफ्ट लो, फिर राइट लो, फिर दाएं जाओ, बाएं जाओ, सीधे जाओ, जैसे भी उसने बताया उसको हम क्या कहेंगे, स्केच कहेंगे। अब जैसे कि आप यहाँ पर हैं स्कूल में, आप और आपके मित्र, आपके फ्रेंड दोनों यहाँ पर हैं। आपका फ्रेंड पूछ रहा है मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, मैं कैसे जाऊँ। ठीक है, पोस्ट ऑफिस हमारा यहाँ, तो आपका जो फ्रेंड है वो क्या कहेगा आपको कि कैसे जाना है, कहेगा आप पहले से सीधे चले जाएं। सीधे जाने के बाद एक शॉप आएगी, वहाँ से आपको क्या करना है, आप राइट मुड़ जाओ। राइट मुड़ने के बाद फिर से गली आएगी, वहाँ से आप अपना लेफ्ट ले लो। लेफ्ट लेने के बाद फिर एक गली आएगी, वहाँ से आप अपना राइट ले लो, आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये है हमारा स्केच, जो उसने बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रास्ता दिखाने के लिए आपको एक नक्शा बना के दिया, वो हो गया एक स्केच, जिसमें हमने कोई स्केल नहीं किया कि आपको सीधा कितनी दूर जाना है, आपको लेफ्ट जब आप टर्न करोगे तो कितनी दूर जाना है, ये सब कुछ हम नहीं देखते। ठीक है, स्केच में। अब हमारा अगला टॉपिक है प्लेन के बारे में। प्लेन यानी कि खाका क्या होता है। अब मान लीजिए कि आप कोई घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो आप मैप पर उसको प्रॉपर कि कहाँ पे रूम होना चाहिए, कहाँ पर किचन होना चाहिए, कहाँ पर बिल्डिंग में प्लेग्राउंड कहाँ पर होगा, ये सब कुछ आप मैप पे नहीं दिखा सकते। इन चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन चीजों के लिए हम यूज करते हैं मैप। ठीक है, प्लेन। ठीक है, अ प्लेन इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। मैंने आपको बताया था लार्ज स्केल में क्या होता है कि हम डिटेल में चीजें दिखा सकते हैं, थोड़ी सी उसको इन्फॉर्मेशन ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल में। और लार्ज स्केल में गिव्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, हमें ज्यादा इन्फॉर्मेशन देता है कि छोटी छोटी चीजें हम देख सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, किचन कहाँ होगा, हमारा प्लेग्राउंड कहाँ होगा, ये सब कुछ हम डिटेल में उसमें देख सकते हैं। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे sometimes want to know, for example the length and breadth of a room। ठीक है, क्योंकि हम कई बार देखना चाहते हैं कि जो रूम बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी ब्रेथ कितनी होगी, यानी कि लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, एंड विच कैन बी शोन इन अ मैप, जिसको हम मैप पे शो नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं प्लेन को। ठीक है, वी कैन रेफर ड्राइंग्स डाउन टू स्केल कॉल्ड अ प्लेन। ठीक है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींचते हैं जिसे खाका कहा जाता है। ठीक है, तो प्लेन में हम चीजें डिटेल में दिखाते हैं, ज्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। कि आप मान लीजिए ये सोसाइटी है। ठीक है, इसका नक्शा मैप पे इतने अच्छे से नहीं बन सकता। हमने क्या किया, एक प्लेन तैयार कर लिया कि एक घर यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 ट्रीज होंगी, यहाँ पर 2 घर होंगे, यहाँ पर एक घर होगा, यहाँ पे एक ट्री होगी, इसकी बाउंड्री इतनी होगी, यहाँ पर एक घर होगा, यहाँ पे 2 ट्रीज होंगी। तो ये सब डिटेल में जब हम चीजें देखना चाहते हैं तब हम यूज करते हैं प्लेन का। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, प्लेन। इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। इससे मुझे भी पता चलेगा कि आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं, और आपको भी पता चलेगा कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, मैप शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में बात की गई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप या पॉलिटिकल मैप। सेकेंड क्वेश्चन है, द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग। ब्लू कलर हम किस चीज को दिखाने के लिए यूज करते हैं, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स, प्लेन्स। थर्ड क्वेश्चन है, अ कंपास इज यूज। कंपास हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, टू शो सिंबल्स, सिंबल्स दिखाने के लिए, टू फाइंड द मेन डायरेक्शन,
डायरेक्शन दिखाने के लिए, या टू मेजर डिस्टेंस को मापने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, अ स्केल इज नेसेसरी, स्केल की जरूरत क्यों पड़ती है? फॉर अ मैप के लिए, फॉर अ स्केच के लिए, फॉर सिंबल्स के लिए। वो लोग जिनका मीडियम हिंदी उनके लिए क्वेश्चन है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है, जो वृक्ष के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है उसे कहते हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। दूसरा प्रश्न है, नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? जलाशयों को, पर्वतों को, मैदानों को। तीसरा प्रश्न है, दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। हमारा चौथा और लास्ट क्वेश्चन है, पैमाना आवश्यक है किस चीज के लिए? मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, या प्रतीकों के लिए। तो हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। इससे मैं अपनी आने वाली वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूंगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।